मीर सब्तीन, उनका डर सही है। ये उन लोगों की कोई चाल है। मौज़म शाह कितना टेढ़ा इंसान है, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ, सब जानता हूँ। वो इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं। अपनी शिकस्त का बदला वो जरूर लेगा। इस बार अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए वो ये पैंतरा खेल रहा है। हमारी कमजोरी हाथ करना चाहता है, मगर मैं उसे इस कोशिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। मीर सजावल मुश्ताल होकर बुलंद आवाज में बोला। वो भी नाश्ते के लिए जरताज का हाथ थामे डाइनिंग रूम में पहुंचा था। उसने दरवाजे पर रुककर उनकी बातें सुन ली थीं। मीर गजनफर, मीर जाफर और मीर सब्तीन तीनों एक साथ उसकी तरफ मुतवज्जा थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज तुम्हारा वहम है, वरना हमें सफदर शाह के खलूस में जरा से भी खोट का शायबा महसूस होता तो मैं खुद उस रिश्ते को कोई अहमियत नहीं देता। मगर वो अब वही 20 साल पुराने मुखलिस और खरे सफदर शाह हैं। मीर गजनफर ने तहम्मुल से जवाब दिया। दुश्मन कोई भी रूप धार ले, वह दुश्मन ही रहता है। उसे पहचानने वाली नजर की जरूरत होती है, और आप लोगों की आंखों पर दोस्ताने की पट्टी बन गई है। मीर सजावल तुर्की बात तुर्की बोला। उसने चेयर घसीटकर जरताज को बिठाया और खुद उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। मीर सजावल, तुम बस अपना ही दिमाग न चलाया करो, कभी दूसरों की बात भी सुनने समझने की कोशिश किया करो। अभी हमारे बड़े मौजूद हैं और उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। लोगों के रवैये और उनको परखने की समझ बूझ उनमें हमसे ज्यादा है। बिलाखिर मीर सब्तीन बोल पड़ा। प्लीज तुम तो बात ही मत करो, उन लोगों को घर तक लाने वाले तुम ही हो, वरना ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तुमने उनसे राह मरासम बढ़ाए तो आज उनकी इतनी जुर्रत हो गई कि वो मुंह उठाकर हमारे घर रिश्ता मांगने चले आए। मीर सजावल बल खा रहा था। क्या आप लोग ये भी भूल चुके हैं कि सफदर शाह ने सुंदस भुप्पो की दूसरी बेटी को अगवा कर लिया था? उसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, आज वो कहाँ है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता। बस आप लोगों को दोस्तियां निभाने की पड़ी है। मीर सजावल ने यह जिक्र निकालकर सबके मुंह बंद कर दिए। किसके रिश्ते की बात चल रही है, हमें भी तो पता चले। फायजा बेगम भी वहां पहुंच चुकी थी। इस जिक्र पर उनका दिल बहुत जोर से धड़का। बहस का कुछ हिस्सा तो उनके कान पड़ चुका था, मगर सुंदस की बेटी का जिक्र पर फौरन से पेशतर अंदर आ गईं। वो कसदन अनजान बनी पूछ रही थी। सफदर शाह साहब रानिया के लिए अपने साहबजादे का रिश्ता लेकर आए थे। वो जहर खुंद लहजे में बोला। ओहो, तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई। फायजा बेगम बेख्याली में कह गईं। क्या मतलब, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मीर गजनफर ने भवें चढ़ाई। कुछ नहीं, मैं तो बस एक बात कही थी। फायजा बेगम गड़बड़ा कर बोली। मीर सजावल, तुम्हारी बात भी दुरुस्त है और मैं इस मुतालिक जरूर सफदर शाह से जरूर बात करूंगा, मगर सफदर शाह की नीयत में जरा सा भी खोट होता तो वो हरगिज भी ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश नहीं करते। शादी में शिरकत करने के बहाने ही सही उन्होंने पहल की है, इसलिए मखदूम शाह के रिश्ते पर गौर किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। मीर जाफर मुदबराना बोले। पहल उन्होंने नहीं, पहल हमारे सुलह जो भाई ने की है, पहल उस तरफ से हुई है, इनविटेशन के बहाने। वो भड़क उठा। जिसने भी की हो, कम से कम कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, इसे पूरे गांव का फायदा ही होगा। दुश्मनी से सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं हो रहा था, खा वो हमारा नुकसान हो या उनका। गांव वाले ही सबसे ज्यादा पिस रहे थे। मीर सब्तीन चिढ़कर बोला। जो कुछ भी हो जाए, मैं रानिया की शादी इस खानदान में हरगिज नहीं होने दूंगा, और अगर आप लोगों ने ये कोशिश की और उनसे दोबारा रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचा तो मेरा रिश्ता आपसे टूट जाएगा। वो हतमी अंदाज में बोला। नहीं नहीं मीर साईं, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। अरे मैं कहती हूँ लानत भेजें आप लोग इस रिश्ते पर। भला हमारी रानिया के लिए रिश्तों की कोई कमी है? एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएगा। बल्कि वो जो MPA कासिम की बेगम है, उन्होंने कल रात खुद ढके छुपे लफ्जों में मुझसे रानिया के लिए बात की है। फायजा बेगम मीर सजावल से खाइफ हो गई थी। मीर सजावल के हतमी अंदाज पर तकरीबन सभी ने चुप साध ली थी। सभी घर वाले उसकी फैसला कुन तबीयत से वाकिफ थे। वो जो बात एक बार मुंह से निकाल देता, फिर 1 इंच भी उससे पीछे नहीं हटता था। यह आदत उसकी बचपन से रही थी
और यही बात मीर सब्तीन को परेशानी में मुब्तला कर रही थी। उसे मीर सजावल को इस रिश्ते के लिए राजी करना नामुमकिन लग रहा था और रानिया के लिए मखदूम शाह से बेहतर कोई रिश्ता उसकी नज़र में नहीं था। वो इन दोनों की नज़र में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी भी देख चुका था। किचन में खड़ी रानिया बोझल कदमों से किचन से निकल गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी आंखों में बेहद जलन थी। वो उमड़ते आंसुओं को पलकें झपक झपक कर अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। नाश्ते के बाद जरताज कराची जाने के लिए पैकिंग कर रही थी। वो वार्डरोब खोले खड़ी थी। तब मीर सजावल ने चुपके से आकर बैग से उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल किए। जरताज उछल पड़ी। दिलबर साईं, पैकिंग हो गई या मैं आपकी मदद करूं? मीर ने उसके शोल्डर पर थोड़ी टिका कर सरगोशी की। मैं कर लूंगी, प्लीज आप मुझे छोड़ें। जरताज ने उसके हिसार को तोड़ने की कोशिश की। क्यों छोड़ दूं? तुम्हें हुक्मरानी सौंपी है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे पर्सनल मामलात में भी अपना हुक्म चलाओगी। यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। वो उसे अपने हिसार में लिए बेड तक ले आया। रानिया बीबी ने कहा है 2 घंटे में हमें कराची के लिए निकलना है, प्लीज मुझे पैकिंग करने दें। वो मीर सजावल की बढ़ती हुई जरसारतों पर घबरा कर बोली। क्या कहा तुमने? रानिया बीबी? तुम उसके बाप की नौकर हो जो उसे बीबी कह रही हो? जरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बीबी कहने पर मीर सजावल का दिमाग घूम गया। उसने एक झटके से जरताज को अलग किया। तुम बीवी हो मेरी, मैं तुम्हें रानी बनाकर लाया हूं और तुम हो के नौकरानी बनने पर तुली हुई हो। खबरदार, जो अब तुमने किसी को भी बीबी कहकर पुकारा टांगे तोड़ दूंगा। वो डपट कर बोला। दिलबर साईं, अगर तुम्हें ही अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं होगा तो कोई और क्यों कर तुम्हारे वजूद की अहमियत को तस्लीम करेगा? मैं हर वक्त तुम्हारे साथ घर में नहीं रहूंगा। मेरे पीछे कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए तुम्हें खुद को स्ट्रांग करना होगा ताकि कोई भी तुम्हें कम तर समझकर तुम्हारी तौहीन ना करे। वो कोई मुलाजमा हो या फिर मेरी माँ ही क्यों ना हो। तुम्हें सबको अपनी पोजीशन का एहसास खुद दिलाना होगा, जो अब इस हवेली के बाकी अफराद से कम नहीं बल्कि उनके बिल्कुल बराबर है। मीर सजावल ने धीमे लहजे में समझाते हुए उसके बालों को कैचर से आजाद कर दिया। जरताज की रेशमी दराज जुल्फें खुलकर उसकी पूरी कमर पर बिखर गईं। मीर सजावल मशहूर हो गया। वो मुझे आपके कपड़ों की समझ नहीं आ रही, आप देख लें क्या रखना है। जरताज अपना आंचल संभालती बेड से उठ गई। वो भी देख लूंगा, पहले तुम्हें तो देख लूं। इधर आओ, करीब से देखो। तुम्हें बताया था ना मेरी दूर की नजर कमजोर है। वो दोबारा जरताज का हाथ पकड़कर उसे खुद पर गिराता हुआ गंभीर आवाज में बोला। हेलो अम्मा, कैसी हैं? एयर पीस में मखदूम शाह की आवाज गूंजी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शाह कैसा है? रुखसाना बेगम बेताबी से बोली। मैं ठीक हूँ, मौजम शाह भी ठीक है, यही मेरे पास है। चेकअप करवा लिए हैं, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स करवाई हैं। वो आ जाएं, उसके बाद ही सर्जरी की डेट मिलेगी। मखदूम शाह ने तफसीली जवाब दिया। घबराने वाली तो कोई बात नहीं है ना? रुखसाना बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, आप तसल्ली रखें, यहाँ के डॉक्टर्स श्योर हैं कि सर्जरी कामयाब होगी। वो पूरे एतमाद था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। रुखसाना कदरे मुतमईन हो गई। आप सुनाएं, घर में सब खैरियत है? भाभी कैसी हैं? उसकी तबीयत जरा ऊपर नीचे रहती है। वैसे ठीक है, हम सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। आप मीर सजावल की शादी में गई थी? मखदूम शाह ने इस्तफसार किया। मैं, तुम्हारे बाबा और समीना गए थे। जैनब और अरूश घर पर ही थी। अच्छा, कैसी रही शादी? मखदूम शाह बोला। सब कुछ खैरियत से हो गया और मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है। रुखसाना बेगम मुस्कुराते हुए बोली। रियली? क्या खुशखबरी है? मखदूम शाह को तजस्सुस हुआ। तुम्हारे बाबा बड़ी हवेली तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे, रुखसाना बेगम ने खुशी से बताया। अच्छा, फिर उस तरफ से क्या जवाब मिला? मखदूम शाह ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। अभी उन्होंने जवाब तो कोई नहीं दिया, सोचने के लिए वक्त मांगा है, मगर मुझे यकीन है जवाब हाँ में ही होगा। वो मजबूत लहजे में बोली। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मीर सजावल के तेवर अभी भी वही हैं। मखदूम शाह मायूसी से बोला। नीयत अच्छी हो तो टेढ़े काम भी सीधे हो जाते हैं। उन्होंने तसल्ली दी। तुम अभी इस बात का जिक्र शाह से मत करना, हो सकता है उसे बुरा लगे। उन्होंने ताकीद की।
उसे बुरा नहीं लगेगा। मखदूम शाह धीरे से बोला। वो क्यों? रुखसाना बेगम के लहजे में हैरत थी। कल उसने खुद मुझसे इस टॉपिक पर बात की थी। उसे मेरी रानिया से शादी पर कोई एतराज नहीं है। मखदूम शाह ने उनकी हैरानगी दूर की। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे तो धड़का लगा हुआ था कि शाह जरूर हंगामा करेगा। वो एकदम पुरसकून हो गई। अम्मा, कल कॉल करूंगा। मैं जरा डिनर का इंतजाम कर लूं। ठीक है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। रुखसाना बेगम ने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। हेलो। वाइब्रेशन पर मीर सजावल ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। यार, बाकी का रोमांस हनीमून के लिए छोड़ दो। 12 बज चुके हैं। हम सब रेडी होकर बैठे हैं, सिर्फ आप लोगों का इंतजार हो रहा है। मीर सब्तीन साइड पर जाकर रास्तगी से बोला। व्हाट? 12 बज गए? हम बस आधे घंटे में नीचे आ रहे हैं। जरताज पैकिंग कर रही थी, इसलिए टाइम का पता नहीं चला। मीर सजावल खजल होकर बोला। पैकिंग हो गई है? फिर भी आधा घंटा लगेगा। खुदा का खौफ करो, तुम्हारी फ्लाइट तो रात की है, मगर शाम को मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। प्लीज जल्दी पहुंचो। मीर सब्तीन ने झुंझला कर कहा। ओके, जस्ट कमिंग। मीर सजावल ने सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दिलबर साई, क्या चीज हो, दुनिया बुला देती हो। अब जल्दी करो, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो कंफर्टर हटाता उज्जलत में कहकर बेड से उठ गया। जरताज ने खुद को मोर्दे इल्जाम ठहराने पर उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। अच्छा सॉरी, कान पकड़कर, मीर ने शरारत से कहकर बकायदा उसके कान पकड़े। मगर अब तैयार होने में तो टाइम लगेगा और अभी तो पैकिंग भी नहीं हुई। जरताज ने रोनी शक्ल बनाई। डोंट वरी, तुम आराम से तैयार हो जाओ। पैकिंग के लिए मैं किसी को बुलवाता हूँ। मीर सजावल ने उसका चेहरा हाथों में थाम कर तसल्ली दी। वो दोनों ठीक आधे घंटे बाद मुकम्मल तैयारी के साथ लाउंज में पहुंचे थे। उन्हें देखकर सभी अफराद अपनी जगह से खड़े हो गए। मीर साईं, सफर में अपना ख्याल रखना और फोन करते रहना। ये ना हो कि नई नवेली दुल्हन की संगत में माँ को बिल्कुल ही फरामोश कर दो। फायजा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरा। अम्मा, आप इससे खौफजदा मत हो। ये दुनिया की बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ है। ये कभी मेरे प्यारों को मुझसे जुदा करने की कोशिश नहीं करेगी। मीर सजावल बोला। जरताज ने नजर उठाकर ऊंचे पूरे मीर सजावल को देखा, जो हर कदम पर उसके लिए ढाल बनकर अपनी वालेहाना मोहब्बत का सबूत दे रहा था। बेशक वो मीर को गुस्से और मलाल की कैफियत में अजियत दे रही थी, मगर चाह कर भी उसके जज्बों की सच्चाई से नजर नहीं चुरा सकती थी। इसका जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है, मगर मैं तुम्हारी माँ हूं, जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो मैं बखूबी देख रही हूँ। फायजा बेगम दू बदू बोली। बच्चे सफर के लिए रवाना हो रहे हैं और तुम फजूल की बहस लेकर बैठ गई हो। इन्हें दुआएं देकर रुखसत करो। मीर जाफर ने उन्हें टोका। आपका बीच में बोलना जरूरी होता है। फायजा बेगम नागवारी से बोली। मीर साईं, खैरियत से पहुंचकर कॉल जरूर कर देना। जरताज का और अपना बहुत ख्याल रखना। मीर जाफर ने फायजा को नजरअंदाज करते हुए ताकीद की। जी बाबा साईं। वो उनसे गले मिलकर जरताज का हाथ थामे बाहर निकल गया। बाकी सब गाड़ियों में सवार हो चुके थे। जरताज कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रौनकें देखकर दंग रह गई थी। वो पहली बार हवाई जहाज से सफर करने जा रही थी। यही सोच उसे पूरे रास्ते बेचैन करती रही थी। एयरपोर्ट की चकाचौंध ने तो उसे मजीद हवास बाख्ता कर दिया था। वो बच्चों की तरह से डरी सहमी मीर सजावल का हाथ दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी। मीर उसकी घबराहट पर धीरे से मुस्कुराया और जरताज को अपने साथ लगा लिया। आसपास खड़े लोगों ने दिलचस्पी से परफेक्ट न्यूली मैरिड कपल को देखा। मीर सजावल जहाज में बैठकर मुबहिम सी मुस्कुराहट के साथ सीट पर सर रखे इधर उधर नजर घुमा रहा था। उसे जहाज के टेक ऑफ पर जरताज के मुतवक्के खौफ का बेसब्री से इंतजार था। अनाउंसमेंट पर मीर सजावल ने जरताज के गिर्द बेल्ट बांधा, जो बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। उसने फौरन ही मीर का बाजू मजबूती से दबोच लिया। वो मुसलसल कुरानी आयात का विर्द कर रही थी। मीर बेल्ट बांधकर अपनी शेव पर हाथ फेरने लगा। जहाज रनवे पर चलना शुरू हुआ तो मीर सजावल की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसकी रोशन आंखें भी मुस्कुरा रही थी। जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया,
जरताज उससे लिपट गई। मीर बेसाख्ता हंस पड़ा। दिलबर साईं, थोड़ा सा इधर देखो। मीर ने उसका सर विंडो की जानिब घुमाया। नहीं प्लीज मीर साईं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जरताज ने आंखें मींच ली। मीर खिलकर मुस्कुराया। देखो तो सही, कुछ भी नहीं है। हम कितना ऊंचाई पर आ चुके हैं, देखोगी तो डर निकल जाएगा। जरताज ने जरा सी आंखें खोली। कराची शहर की बेतरतीब रोशनियां लम्हा बलम्हा दूर हो रही थीं। उसने दोबारा आंखें बंद करके चेहरा मीर सजावल के सीने में छुपा लिया। मीर ने उसे अपने मजबूत हिसार में ले लिया था। मेरी जान, हैप्पी हनीमून। मीर ने उसके कान में सरगोशी की।